हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का, जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। तो सबसे पहली बात, तुम्हें इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि हम किसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। कुछ पता है तुम्हें या नहीं पता? बता दो बेटा, पता है या नहीं पता? नहीं पता? तो देखो अब ध्यान से। तो ये क्या था आपका? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इसी को हम और क्या बोलते हैं? कूलम्बिक फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन oppositely charged ions are called ionic bond, is called ionic bond। कौन सा बॉन्ड बेटा? आयोनिक बॉन्ड। समझ में आ गया होगा, इतने होशियार तो हो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? पहले ये बताओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो 12th की फिजिक्स में पढ़ोगे। या इसी को हम क्या बोलते हैं? कूलम्बिक फोर्स। ठीक है बेटा? तो ये आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में है क्या? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन। अपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है असल में वही तो आयनिक बॉन्ड है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ आयन, समझ, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी तुम्हें पता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर between metal and non-metal, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तुम जानते हो जो नॉन मेटल के बीच में, अगर नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो कोवेलेंट होता है। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा? आयनिक बनेगा। मेटल के बीच में क्या बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। तो याद रखना आयनिक बॉन्ड किसमें बनता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात थी। लिखो ये, रब कर दे बेटा। लिख लिया? नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? क्या दिखाना है हमें? फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो बेटा जी बताओ, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड कैसे दिखाओगे तुम? कहो सर आप ही बताइए, हम क्या बताएं। तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। सबसे पहली हम बात करेंगे इसके अंदर किसकी? सोडियम क्लोराइड। किसकी बात करेंगे बेटा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम है और क्लोरीन है, इतना तो आता होगा, सोडियम और क्लोरीन है। अब मुझे ये बताओ, सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है ना? अंदर वाला इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या था? 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही Cl पे आ जाओ। Cl के वैलेंस शेल में कितने हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। अगर तुम कहोगे उसको ब्लैक डॉट से दिखा देंगे, चलो तुम खुश रहो बस। ठीक है? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 287। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसका ऑक्टेट पूरा।
और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्टेट पूरा। बात आ गई समझ में? तो ये यही करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, सोडियम पे क्या आ जाएगा बेटा? सोडियम पे जब इलेक्ट्रॉन निकला, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है तो मेरे बेटा उस पर प्लस चार्ज आता है, पता है ना? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो चश्मा लगा लो। चलो हम बड़ा लिख दे रहे हैं, चश्मा छोड़ो, ठीक है बेटा। ऐसे ही Cl पे क्या आ गया बेटा? Cl का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, Cl भी मस्त हो गया, Cl भी मस्त हो गया, ये भी मस्त हो गया, Cl के बाद नेगेटिव आ गया। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर ऑक्टेट पूरा हो गया, अब बॉन्ड बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी इन्हें। बिल्कुल सही बात, ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन दूसरी बात गलत कि बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हर चीज़ क्या चाहती है कि वो न्यूट्रल हो जाए, वो न्यूट्रल रहे। ये पहले न्यूट्रल था क्या? पहले कोई चार्ज था? नहीं था। इस पे कोई चार्ज था? नहीं था। तो पहले ही थोड़ा न्यूट्रल था, लेकिन स्टेबल नहीं था, लेकिन न्यूट्रल था। अब इसने जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव आ गया, तो इसे स्टेबल होने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो कीमत क्या थी? अपने सर पे पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ा, और इसने क्या चुकाई? इसने नेगेटिव चार्ज रख लिया। अब दोनों बहराए बहराए फिर रहे हैं कि क्या करें क्या करें, दोनों अनस्टेबल हो गए। और अब दोनों ने क्या सोचा, क्यों ना दोनों चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लें और आपस में एक बॉन्ड बना लें। यही हुआ, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, और यहाँ क्या बन गया आपका? अल्टीमेटली यहाँ पर तुम्हें मिल गया, क्या मिला बेटा? यहाँ मिल गया तुम्हें NaCl। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं ना? समझ में आ गई होगी बात कि सोडियम था, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लिया। तो ये बात तुम क्लियर कर लो कि जो मेटल होता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड की पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि पॉजिटिव आयन बननी चाहिए, ठीक है। फिर Cl ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करा, Cl ने क्या कर लिया, जब इलेक्ट्रॉन गेन करा तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आयन भी बनना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या हो गई, नेगेटिव आयन बनना चाहिए। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों क्या थे, अनस्टेबल थे, दोनों में पास पास आए, स्टेबल हो गए, और जब स्टेबल होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ में आ गई है, तो ये स्टेबल बन गए, क्लियर। अब सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड देखो इसके अंदर, सेकंड कहानी पे आ जाओ। सेकंड कहानी क्या थी आपकी, हम बात करते हैं इसके अंदर, हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड पे देखते हैं हम, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन कौन से आइटम्स हैं, एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम जानते हो 2 होते हैं। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी तुम जानते हो कितने होते हैं, बताओ कितने होते हैं बेटा, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2A2, इसका क्या था 2,6। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, दोनों ने यही करा। और जब ऐसा कर दिया तो बेटा ध्यान से देखो मैग्नीशियम पे क्या हो गया, मैग्नीशियम को इसका अच्छा खासा हट जाना भुगतना पड़ा। 2 पॉजिटिव, O को भी, O पे क्या आ गया आपका, ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन 2 नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से दोनों खुश हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, बढ़िया, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात, लिख लो इसको भी। एक और दिखाते हैं तुम्हें फॉर्मेशन, हम बात करते हैं CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। तो बेटा कैल्शियम क्लोराइड का खुद ट्राई करो तुम लोग, हमने यहाँ पर लिखा कैल्शियम क्लोराइड। इसमें तुम ध्यान से देखो, इसमें कहानी क्या थी, कहानी कुछ ऐसे थी, एक था कैल्शियम, कितने थे इसके पास बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तुम कहोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो हमें पता है 2 थे, बहुत अच्छी बात, लेकिन तुम में से कुछ को नहीं पता होगा तो पता कर लो। अब Cl पे आ जाओ, Cl के कितने थे मेरे बेटा, बताओ Cl के कितने थे, Cl के थे 7, तुम कहोगे ठीक सर पता है हमें 7 थे। अब इसको 1 चाहिए, इसको 2 देने हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको तो देने 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कहेगा कि भाई तू अपने दूसरे साथी को बुला ले, तो ये दूसरे साथी को भी बुला लेगा अपने,
अरे यार फिर हमने इसमें ब्लू डॉट दिखा दिए, लेकिन तुम लोग समझदार हो यार, समझ जाना। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, एक इसको देगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा। कहानी वही बनी इसके अंदर कि इस पे क्या आ गया बेटा आपका, Ca पे आ गया 2 पॉजिटिव, और आपके पास क्या थे, अब 2 Cl थे, और Cl पे क्या आ गया आपका, ऑक्टेट पूरा हो गया Cl का, 1 नेगेटिव। और जो कंपाउंड क्या बन गया आपका, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। बात आ गई समझ में, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हम ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। ये एरो कभी एग्जाम में आ जाए कि फॉर्मेशन ऑफ कोई भी कंपाउंड दिखाओ, आयनिक कंपाउंड है तो ऐसे, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर, ये उसके मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, रब कर दें, ये लिख लो। अब हम बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। क्या आयोनिक बॉन्ड बनने की फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है। तो सबसे पहली बात सुन लो बेटा, जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर तुम्हें आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो और भी अच्छी बात है। अब समझ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, किसी भी एटम में, कोई भी एटम है अपने ग्राउंड स्टेट पर है और वो गैसियस फॉर्म में है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तुमने क्या करा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी तुम दोगे वो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात आई समझ में, आ गई ना, नहीं आई तो दोबारा सुन लो। तो देखो क्या कहा मैंने, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख लो ये, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from valence shell of an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy। ये सिंपल लैंग्वेज में सुन लो, किसी भी एटम में से जब वो गैसियस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। क्लियर हो गई। अब एक बात मुझे बताओ, जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो एक चीज तुम्हें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम यानी कि कैटाइन चाहिए। कैटाइन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब तुम्हारे पास 2 मेटल हैं, एक में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल रहा है, एक में से इलेक्ट्रॉन देर में निकल रहा है, तो जल्दी आयनिक बॉन्ड कौन सा बनाएगा, बताओ जल्दी। 2 मेटल हैं, एक में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल रहा है, एक में से इलेक्ट्रॉन देर में निकल रहा है, तो पहले आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलने का मतलब ही ये है कि कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, जब एनर्जी सप्लाई करोगे, तो जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, जितनी कम एनर्जी सप्लाई करोगे उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी ही जल्दी कैटाइन बनेगा, जितनी जल्दी कैटाइन बनेगा उतनी जल्दी वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो पहला समझ में आ गया होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छी बात। अब सेकंड सुन लो, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब तुम कहोगे कि सर हमें ये नहीं आता कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। जिसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है तो उसको तो आता है, और जिसका नहीं पढ़ा हुआ तो उसको नहीं आता। तो सुन लो ध्यान से बेटा, जब भी कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन कर लिया तो जो इलेक्ट्रॉन जब इस पे जाएगा तो वो इसके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन बनाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस में क्या है पॉजिटिव, इंटरेक्शन बना, तो जब इस पे नेगेटिव आ गया और जब भी नेगेटिव आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो रिलीज एनर्जी है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा कि व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, सुनो ध्यान से, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये भी गैसियस है, आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। कैटाइन की बात तो आ गई थी समझ में, आ तो खरीद भी गई होगी, लेकिन दोबारा बता दे रहा हूँ जिनके नहीं आई।
अब दूसरी क्या चाहिए थी मुझे, अनाइन चाहिए थी, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। और अनाइन कैसे बनेगा, जब किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज मतलब उतना स्ट्रॉन्ग अनाइन बन गया वो। ठीक है ना बेटा। तो क्या होनी चाहिए आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। ये सेकंड फेवरेबल कंडीशन थी, पूछी गई है एग्जाम में भी, तीनों ही और कंपटीशन में भी। ठीक है बेटा। अब आते हैं लैटिस एंथैल्पी कि सर ये लैटिस एंथैल्पी क्या होता है। लैटिस एंथैल्पी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूरा टॉपिक है एक लैटिस एंथैल्पी का भी पढ़ना है हमें। फिलहाल एक बात तुम सुन लो, जब तुम्हारे पास यहाँ पर सोडियम था Na+, कैसा था, गैसियस में था। तुम्हारे पास Cl- था, ये भी गैसियस में था। तो आयोनाइजेशन से ये बना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ये बना। अब इनके बीच में भी तो बॉन्ड बन रहा है या नहीं बनना, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एक बात तुम गार्ड बांध लो इसको भी, क्या कि जब भी तुम्हारा फोर्स, जब भी बॉन्ड बनेगा तो चीज़ स्टेबल होती है, और स्टेबल का मतलब भी क्या है, एनर्जी का कम हो जाना, मतलब कुछ एनर्जी इसने रिलीज कर दी। जब आयनिक कंपाउंड बनेगा, जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी, ये NaCl था बेटा, नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा। ठीक है, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर गैसियस आयंस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। अब सुनो, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल हो गई, और जितनी एनर्जी रिलीज उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा। और हम क्या चाहते हैं कि कंपाउंड स्टेबल बने हमारा, चाहते हो या नहीं चाहते। तो बात समझ में आ गई होगी कि आयोनाइजेशन कम होनी चाहिए कि जल्दी कैटायन बन जाए, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए कि जल्दी अनाइन बन जाए, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि कंपाउंड जो बने वो ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, बस कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो ये याद रखना। तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं कि लैटिस एंथैल्पी होता क्या है। ठीक है बेटा, लैटिस एंथैल्पी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी, एग्जाम के लिए भी, तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए भी। ठीक है बेटा, लैटिस एंथैल्पी समझो क्या था। लैटिस एंथैल्पी तुम्हें बताया भी था अभी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। समझ में आ गई बेटा कि जब भी कोई 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से बनेगा। आयंस भी किस में हो बेटा, गैसियस स्टेट में हो, और आयनिक कंपाउंड तो सॉलिड बनता है। तो इस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी, जो रिलीज एनर्जी है वो क्या था, लैटिस एंथैल्पी। क्लियर है बेटा, एंथैल्पी मतलब 1 मोल के लिए ही बात हो रही थी। तो बेटा देखो, लैटिस एंथैल्पी को हम ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते थे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ionic solid into its constituent ions in gaseous state। ठीक है बेटा, ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि जब 1 मोल कंपाउंड बना अपने आयंस के कंबाइंड होने से तो एनर्जी रिलीज होगी, तो वो लैटिस एंथैल्पी थी। लेकिन मैं अगर रिवर्स प्रोसेस कर दूं, रिवर्स का मतलब हो गया कि NaCl सॉलिड है, अब मैं इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, और जब एनर्जी सप्लाई करी, ये Na+ गैसियस में और ये Cl- गैसियस में, तो यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करी, लेकिन एनर्जी जो सप्लाई करी मैंने वो कितनी होगी, जितनी रिलीज हुई होगी। तो याद रखो बेटा, लैटिस एंथैल्पी आप दोनों टर्म्स में बता सकते हो, एनर्जी रिलीज हो रही है तब भी, और जब एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तब भी, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम होगी ना।
ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ गई। ज्यादातर ये यूज होता है, ये कम यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जी थी वो रिलीज हो रही थी, मतलब वो नेगेटिव थी। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, वैल्यू चेंज होगी बट वहां नेगेटिव लगाओगे क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव होती है। और यहाँ क्या हो रहा है, तुम एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो मतलब पॉजिटिव, और जब भी पॉजिटिव तो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फिर इसको ब्रेक करेगा। इतनी बात आ गई समझ में, लिख लो पूरा ये। बेटा लैटिस एंथैल्पी तो समझ में आ गई होगी आपके। अब ये समझो कि लैटिस एंथैल्पी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो, लैटिस एंथैल्पी डिपेंड ऑन साइज ऑफ आयन एंड चार्ज ऑफ आयन। किस पे डिपेंड करती है, कोई पूछ ले, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला क्या था, साइज ऑफ आयन, सेकंड क्या था, चार्ज ऑफ आयन। अब तुम मुझे ये बताओ कि साइज आयन का ज्यादा होना चाहिए या कम। आपसे पूछा जा रहा है कि लैटिस एंथैल्पी ज्यादा कब होगी, जब आयन का साइज कम होगा या ज्यादा। जल्दी बताओ क्या आंसर है तुम्हारा, क्या कहा, कम, ज्यादा, कोई नहीं। देखो तो खुद तुम सोच के देखो कि जितनी छोटी आयन होगी, जितनी छोटी यहाँ पर आयन्स होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, उतना ज्यादा ये पास पास होंगे, और जितना पास पास होंगे ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आंसर तुम्हारा सही था तो जरूर बताना मुझे। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो जितनी छोटी आयन उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, उतना ही दोनों पास पास उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतनी ही ज्यादा एनर्जी ब्रेक करने के लिए देनी पड़ेगी। ये रिवर्स समझ लो, जितने पास पास आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो बात कैसे भी समझ लो, आंसर सेम आना है। तो क्या देखा हमने कि लैटिस एंथैल्पी decreases with increase in size of ions। ठीक है बेटा जी, जितना ज्यादा साइज ऑफ आयन होगा उतना ही दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो क्या होगा, वो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, मतलब लैटिस एंथैल्पी कम। तो ये बात अच्छे से अपने जहन में बिठा लो, क्या कि लैटिस एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। ठीक है बेटा, बिठा ली जहन में, बिल्कुल बिठा लो, उसको जहन से निकालना नहीं है। सेकंड हमारा पॉइंट क्या था बेटा, सेकंड हम बात कर रहे थे किसकी, सेकंड हम बात कर रहे थे चार्ज ऑफ आयन। चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोल देना, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो बेटा ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उतना ही ज्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उतनी ही देर में वो ब्रेक होगा। तो मतलब चार्ज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो मैंने क्या देखा कि लैटिस एंथैल्पी इंक्रीजेस with increase in magnitude of charge, with increase in magnitude of charge। ठीक है बेटा, with increase in magnitude of charge। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई कि जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा लैटिस एंथैल्पी। इसका मतलब लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। कोई दिक्कत किसी को, बताओ जल्दी, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लो फिर। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि लैटिस एंथैल्पी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना बेटा। अब इसी पे जरा ध्यान देते हैं, और हमने क्या देखा, हमने इस पे सिर्फ ये देखा कि लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन था। अब कुछ एग्जाम्पल भी तो देख लें इस पे, देखें या नहीं देखें, बिल्कुल देखें। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा आपका, यहाँ पर हमने लिखा बेटा LIF, यहाँ लिखा हमने NAF, यहाँ लिखा हमने KF,
यहाँ लिखा RBF, यहाँ लिखा CSF। तुमसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि बताओ लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? बताओ बेटा, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? तो ध्यान से देखो, कटाइन का साइज तो सेम है, यहाँ पर सॉरी अनाइन का साइज तो सेम है, तो यहाँ क्या देखोगे तुम, साइज ऑफ कैटाइन क्या हो रहा है? इंक्रीज। और जब साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज, साइज ऑफ आयन कोई सा भी हो, जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पर तुम्हें क्या होगा? तो यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी क्या होगी बेटा? लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज। तो याद रखना, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो गई। क्लियर? बहुत अच्छी बात। ठीक है बेटा, ऐसे तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा मैंने आपका, क्या लिखे? देखो यहाँ पर लिखा हमने Na ले लेते हैं, NaF, यहाँ पर लिखा मैंने NaCl, यहाँ लिखा NaBr, यहाँ लिखा NaI। पूछा जा रहा है लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? तो यहाँ पर देखो साइज ऑफ एनाइन क्या हो रहा है? अब इंक्रीज। साइज ऑफ आयन जब भी इंक्रीज होगा, चाहे किसी का भी हो, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी बेटा? लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज। यहाँ पर भी लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो गई। क्लियर हो गई? लिखो ये बात, रब कर दे बेटा ये। और एग्जाम्पल देखो, देखो हमने यहाँ पर लिखा आपका, क्या लिखा? यहाँ लिखा मैंने NaF, यहाँ लिखा मैंने MgF2, यहाँ पर लिखा हमने AlF3। आपसे पूछा जा रहा है कि लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ कितना था? +1, ये -1, ये +1, ये +2, ये -1, ये आपका कितना था? +3, ये -1। चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है ना। Q1 Q2 देखो, Q1 Q2 यहाँ कितना आ गया? 1 रहेगा, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 3 × 1 3। ये बात आई समझ में या नहीं आई? Q1 और Q2 दोनों पे देखना है मुझे। चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। चार्ज इंक्रीज, चार्ज जब इंक्रीज होगा तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी बेटा? लैटिस एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। तो बात समझ में आ गई, यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज हो गई क्योंकि चार्ज बढ़ रहा था। रब कर दे बेटा एकदम बढ़िया। चलो रब कर दे रहे हैं। और सुन लो जरा ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा बेटा NaCl लिखा, यहाँ लिखा हमने, यहाँ लिखा मैंने CaCl2, यहाँ लिखा मैंने बेटा MgO। तुमसे पूछा जा रहा है किसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है? तो यह देखो, ये क्या था? +1 -1। तो ये दोनों क्या था आपके? मोनो क्या थे? ध्यान से देखो, मोनोवैलेंट। मोनो मतलब 1, वैलेंट मतलब चार्ज, इससे भी +1, इससे भी +1, मोनोवैलेंट। ये क्या था बेटा? ये +2 था, ये -1 था, तो ये था डाई मोनोवैलेंट। ये क्या था बेटा? यहाँ +2, यहाँ -2 होता है, तो ये डाईवैलेंट। तो यहाँ डाईवैलेंट था, वहाँ चार्ज ज़्यादा होगा। यहाँ कितना होगा? देखो बेटा, Q1 Q2 यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया। ये 1 कैसे आया? ये 1 आया, 1 × 1 1। यहाँ पर 2 हो गया, 2 × 1 2। यहाँ कितना हो गया? 2 2 4। तो यहाँ पर चार्ज बढ़ गया। मैग्नीट्यूड समझ में आई बात या नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा देखना, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ गया, चार्ज इंक्रीज। और जब चार्ज इंक्रीज होगा तो लैटिस एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, और पूछ लिया जाए कौन सा ज़्यादा हार्ड होगा इसके अंदर, तो जिस आयनिक कंपाउंड का लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है वो ज़्यादा हार्ड है। हार्डनेस भी पूछी जा सकती है, तो हार्डनेस भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गई बात? लैटिस एंथैल्पी क्लियर हो गई, वो उसके फैक्टर समझ में आ गए, एग्जाम्पल्स दे दी, क्लियर हो गई। लिखो फटाफट इसको। समझ में आ रहा है बेटा सब? बढ़िया एकदम। अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, समझो क्या होता है ये हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी से पहले तुम ये जानो कि हाइड्रेशन क्या होता है। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे पास NaCl था, आयनिक कंपाउंड है, पानी में डाल दिया तुमने इसको, तो तुम जानते हो Na+ एक्वस Cl एक्वस,
यही तो बनता है। छोटा छोटा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही बताना था ये। अब होगा क्या, जब तुम इसको पानी में डाल दोगे, जब पानी में तुम इसको डाल दोगे तो ये Na+ है, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, वाटर। वाटर कुछ इस टाइप से होता है, तुम जानते हो वाटर पोलर सॉल्वेंट है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अब देखो ये इससे इंटरेक्शन बना लेगा, ऐसे यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर ऐसे ही तुम्हारा ये बन गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात, समझ गए होगे। अब क्या होगा, वाटर जब आयन को या आयनिक कंपाउंड को कंप्लीटली हाइड्रेट कर दे, हाइड्रेट का मतलब क्या था, उसके साथ इंटरेक्शन बना ले। और ये इंटरेक्शन भी कौन सा है बेटा, ये इंटरेक्शन है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा, आयन, ये आयन था और ये क्या था, डाइपोल था ना, पोलर मॉलिक्यूल था, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जब इसने इंटरेक्शन बना लिया, ऐसे ही Cl था। अब Cl पे नेगेटिव चार्ज है, सुन लो ध्यान से बेटा, Cl पे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो आपका H2O है, इसका H+ इससे बॉन्ड बना लेगा, इंटरेक्शन बना लेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ गए ना, समझदार को इशारा काफी है, लेकिन यहाँ तो तुम्हें पूरा बता ही दिया। समझ गए बेटा, तो ये जो आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या था, हाइड्रेशन। ठीक है, ये था आपका हाइड्रेशन, ये हो गया हाइड्रेशन, बना लेना हाइड्रेशन। और यहाँ हुआ क्या, इंटरेक्शन बना वाटर का आयंस के साथ, इंटरेक्शन बना। और तुम्हें बता रखा है कि जब भी इंटरेक्शन बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और इस प्रोसेस में, हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बेटा, उस एनर्जी को हम बोलेंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब सुन लो क्या था हाइड्रेशन इंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीफ व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रेटेड इज कॉल्ड हाइड्रेशन इंथैल्पी। समझ में आ गई बात, ये बना लो, बना लिया होगा, पॉज कर दो वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बढ़िया। अब देखो ध्यान से, हम हाइड्रेशन इंथैल्पी की डेफिनेशन लिख लें। ठीक है बेटा, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या था आपका, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of ionic compound is completely hydrated, ठीक है बेटा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रेटेड, जब भी 1 मोल आयनिक कंपाउंड का हाइड्रेशन हो जाएगा, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या थी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। समझ गए ना, इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी, इज कॉल्ड हाइड्रेशन, डेल एच डी, और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, अब जितना ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा, मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज in degree of हाइड्रेशन। इतनी बात समझ में आ गई कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या था बेटा, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना, चलो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, DOH। समझ गए ना, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, ये H है, N नहीं है, अगर लग रहा हो तो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो याद रखना, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा, उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी।
क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिखो ये। अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, किसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, किसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, इसको समझ लो। तो हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन सबसे पहला क्या था, सबसे पहला फैक्टर इसका भी वही था, फर्स्ट था आपका साइज ऑफ आयन, सेकंड वही था चार्ज ऑफ आयन। अब सुनो बेटा बहुत ध्यान से, तुम खुद सोच के देखो, तुम्हें खुद सोचना है अपने दिमाग से, फिर मुझे आंसर देना। तुम्हारे पास यहाँ पर लिथियम, तुम्हारे पास यहाँ पर सपोज सोडियम है, सोडियम पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, छोटे साइज पर है। तुम्हारे पास यहाँ पर सीजियम है, यहाँ पर एक ही पॉजिटिव है लेकिन बड़े साइज पर है। ठीक है बेटा, तो चार्ज की डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा होगा ना, एक ही पॉजिटिव है, छोटे एरिया पर है, तो यहाँ पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा, या तुम इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। वो दूसरा मेथड क्या है कि छोटा साइज है तो क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नेगेटिव चार्ज है पास पास आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ गई यहाँ तक बात? क्लियर हो गई? ये बड़ा है, चार्ज कम है तो ये ज़्यादा वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि चार्ज कम है इस पर। यह कह सकते हो न्यूक्लियस से बहुत दूर है ये, तो इसका इंट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। बात आ गई समझ में? नहीं आई? दोबारा सुन लो, आ जाएगी। बस तुम्हें समझना ये है कि जितना छोटा साइज होगा उस पर चार्ज दोनों पे बराबर है, चार्ज बराबर है, छोटे साइज पे एक पॉजिटिव है तो ज़्यादा सूरज की तरह किरणें निकल लेंगे इसकी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम पे, ज़्यादा मैग्नीट्यूड से ज़्यादा कोई अट्रैक्ट कर लेगा। बस ख़त्म बात। वहाँ कम होगा, ख़त्म बात। ठीक है, तो पहला क्या था, साइज ऑफ आयन। और साइज ऑफ आयन में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, शॉर्ट में लिख दे बेटा, समझना, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ आयन। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। ठीक है बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। क्लियर? सेकंड हमारा आता है यहाँ पर, सेकंड हमारा जो था वो क्या था आपका, सेकंड था चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है, अगर एक पे एक प्लस है, दूसरे पे दो प्लस है, ज़्यादा प्लस है तो ये ज़्यादा अपनी तरफ बुलाएगा नेगेटिव चार्ज को। ठीक है ना, ज़्यादा प्लस तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ये नेगेटिव चार्ज को, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल जमा होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल जमा होंगे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और खुदा को क्या मंजूर है, मंजूर यह है कि इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी बात? ठीक है ना, थक गया यार मैं भी अब, लेकिन तुम समझ जाओ बस। क्या देखा हमने, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है बेटा, तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, चार्ज के था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो एक बात हमारे समझ में आ गई कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज था। क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? बहुत अच्छी बात। ये रब कर दें। अच्छा, इसको रब करने से पहले एक बात तुम और सुन लो, वो ये, अगर किसी का साइज ज़्यादा हो गया, वो बल्कि हो गया, अच्छा सुनो ध्यान से, आयनिक कंपाउंड है, पानी में डाल दिया, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? आयंस की मोशन की वजह से। आयंस कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो वो क्या करेंगे, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आयंस की मोबिलिटी की वजह से। अब तुम ध्यान से सुनो, अगर आयंस फास्ट मूव करेंगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आयंस हल्की मूव करेंगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब सुनो, जो आयन बल्कि होगी, जो आयन भारी होगी, उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट, और जिसकी मोबिलिटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी भी कम होगी। समझ में आई तक बात? एक तुम हो, तुम्हारे ऊपर 2-3 लोग बिठा दिए मैंने, अब तुम बल्कि हो गए, भारी हो गए,
अब तुम्हारी मोबिलिटी, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो ऐसे ही कंडक्टिविटी भी आइंस की कम हो जाती है। समझ लो इस चीज़ को ध्यान से। क्या देखा मैंने यहाँ पर? मैंने ये देखा कि जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ही क्या हो गया, बल्कीनेस, बल्कीनेस, उतनी ही ज़्यादा बल्कीनेस, जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ज़्यादा भारी हो गया, बल्की हो गया। और जितना बल्कीनेस उतनी ही कम क्या हो इसकी मोबिलिटी, उतनी कम मोबिलिटी। ठीक है बेटा, उतनी कम क्या होगा, ये मोबिलिटी लिखा हुआ है, ठीक है, उतनी कम मोबिलिटी। और उतनी ही कम क्या होगी इसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लिख लेना पूरा, कंडक्टिविटी। तो मैंने क्या देखा कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा तो बल्कीनेस ज़्यादा, बल्कीनेस ज़्यादा तो मोबिलिटी कम, मोबिलिटी कम तो कंडक्टिविटी भी कम। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आते हैं हम लोग। ये लिख लो इसको पूरा अच्छे से। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास सपोज यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया। कैसा लिख दिया? हमने यहाँ पर लिख दिया LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, या तो ऐसे लिखा हो या फिर सिंपल Na प्लस लिखा हो, K प्लस, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, दोनों के टर्म्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि बताओ किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखो बेटा, आयनिक साइज क्या हो रहा है, साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज, साइज ऑफ आयन इंक्रीज। और जितना बड़ा साइज ऑफ आयन होगा उतना ही कम क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जब डिक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना, उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम है। तो मतलब क्या हो गया, बल्कीनेस, बल्कीनेस भी क्या हो गई, डिक्रीज। इतनी बात आगे समझ में। ये छोटा साइज था, यहाँ ज़्यादा वाटर आ गए, ये ज़्यादा बल्कि हो गया, वो कम बल्कि, बल्कीनेस डिक्रीज। और जब बल्कीनेस डिक्रीज हो रही है तो मतलब अब मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मोबिलिटी, मोबिलिटी इंक्रीज। और जब मोबिलिटी इंक्रीज हो गई तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज। तो याद रखना ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, ये सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है और कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया होगा, आ गया ना। लिखो इसको बेटा, तुम्हारी लैटिस एंथैल्पी समझ में आ गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी समझ में आ गया। अब इन दोनों का एप्लीकेशन समझ लो, सॉल्युबिलिटी। अब कोई भी कंपाउंड किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा कब, तो सुनो ध्यान से। कंपाउंड इज सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ओनली व्हेन इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल सिर्फ तब होगा जब उस सॉल्वेंट में उस कंपाउंड की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और लैटिस एंथैल्पी कम होगी। बात आ गई समझ में, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा, लैटिस एंथैल्पी कम, तभी सॉल्युबल। अगर हाइड्रेशन कम है, लैटिस ज़्यादा है तो इनसॉल्युबल। एक क्वेश्चन पूछा गया था AMU BTech में कि ये स्टेटमेंट था NaCl is soluble in H2O but insoluble in benzene। कहा गया था कि NaCl पानी में तो soluble है बट बेंजीन में soluble नहीं है। ऑप्शन थे, तो ऑप्शन क्या होगा तुम खुद बताओ। तो इसका आंसर ये होगा because hydration enthalpy of NaCl in water is greater than its lattice enthalpy। समझ में आ गई यहाँ तक बात। इस सॉल्युबल है, बोल दिया गया सॉल्युबल है। सॉल्युबल का मतलब क्या हो गया कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी। क्लियर है, लिखो इसको फटाफट। लिख लिया बेटा। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई कंपाउंड है, कोई भी किसी फैमिली के अगर कंपाउंड्स हैं तो टॉप से बॉटम आने पे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो एक चीज देखो, मैंने क्या कहा बेटा कि आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी। अब तुम एक बात सुन लो ध्यान से। हमने ये देखा था कि जो लैटिस एंथैल्पी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, साइज के। और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी थी वो भी क्या थी आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी चार्ज के। अभी देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी साइज के। क्लियर है बेटा। अब सपोज मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिखा Li2CO3, मैंने लिखा Na2CO3,
मैंने लिखा K2CO3, मैंने लिखा Rb2CO3, मैंने लिखा CH2CO3। हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं ना, अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स हैं ये, टॉप से बॉटम आ रहे हैं। अब तुमसे पूछ लिया जाए कि टॉप से बॉटम आने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बताओ बेटा, बढ़ेगी या घटेगी सॉल्युबिलिटी? तो तुम ध्यान से देखो, टॉप से बॉटम आ रहे हो, साइज क्या हो रहा है? साइज ऑफ आयन क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। साइज ऑफ आयन जब इंक्रीज हो गया तो लैटिस डिक्रीज होगा, लेकिन हाइड्रेशन भी तो डिक्रीज होगा, है ना? एक बढ़ता और एक घटता। तुम कंपेयर कर सकते थे कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। बात को समझो, मेरी बात को समझना ये है कि टॉप से बॉटम आने पे लैटिस भी डिक्रीज हो रही है और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है। तो अब हम कैसे बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो इसका कोई मेथड नहीं है बताने का, एक ट्रिक तुम्हें बता रहे हैं, बस वो याद रखो, ठीक है बेटा? तो ध्यान से देखो, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान रखो, उसको याद करने के बाद सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूं इसके अंदर, फॉर अल्कली मेटल, फॉर अल्कली मेटल सॉल्ट, अल्कली मेटल के जो सॉल्ट हैं, तो सुनो ध्यान से करिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ BFCHO, solubility of BFCHO of alkali metal increase from top to bottom, because decrease in hydration enthalpy is less than lattice enthalpy। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या कहा? दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं। ये हाइड्रेशन, सपोज ये हाइड्रेशन है, ये लैटिस है, दोनों टॉप से बॉटम आने पे डिक्रीज हो रही हैं, दोनों डिक्रीज हुई, लेकिन लैटिस ज्यादा डिक्रीज हो गई और ये कम डिक्रीज हुई। तो ज्यादा कौन सी रह गई? हाइड्रेशन ज्यादा रह गई। और जब हाइड्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा? जब हाइड्रेशन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। दोबारा सुनो, हम आ रहे हैं टॉप से बॉटम आ रहे हैं किसमें? अब पहले ही समझ लो कि BFCHO क्या था। BFCHO, बी स्टैंड, बी क्या था आपका? बी था बाइकार्बोनेट, F था फ्लोराइड, C था कार्बोनेट, H था हाइड्रोक्साइड, O था ऑक्साइड, ठीक है बेटा? B क्या था? बाइकार्बोनेट लिख लो, F क्या है? फ्लोराइड, C क्या है? कार्बोनेट, H क्या है? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, O क्या है? ऑक्साइड, BFCHO। मुझे भी ऐसे ही याद है, ठीक है? ये BFCHO। तो ये जो सॉल्ट होंगे, अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट हो, अल्कली मेटल के कार्बोनेट हो, अल्कली मेटल के फ्लोराइड हो, इनमें क्या होगा? जब टॉप से बॉटम आओगे तुम तो क्या होगा? दोनों डिक्रीज होंगी, लेकिन लैटिस ज्यादा डिक्रीज होगी, हाइड्रेशन कम डिक्रीज होगी। जब हाइड्रेशन कम डिक्रीज हो रही है तो मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और सॉल्ट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, कोई भी इसके अलावा सॉल्ट अगर है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? तो वहां पर आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अल्कली मेटल के ये जो सॉल्ट हैं, इनमें क्या होगा? टॉप से बॉटम आने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, इनके अलावा जितने भी सॉल्ट हैं सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है? तो बेटा देख लो, हमने अल्कली मेटल का तो देख लिया। अब हम बात करते हैं फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल के कोई भी सॉल्ट हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, कोई भी सॉल्ट, तो सुनो ध्यान से बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ BFHOO। अब यहाँ पर B क्या है इसके अंदर? B है बाइकार्बोनेट, F क्या है इसके अंदर? F है फ्लोराइड, H क्या है? हाइड्रोक्साइड, एक O ऑक्साइड, दूसरा O क्या है बेटा? ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होता है? C, यहाँ पर C2O4 ये ऑक्सलेट होता है। इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज डिक्रीज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस देन डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी। बात समझ में आ गई होगी? समझना क्या है,
समझना ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल के ये जो सॉल्ट होंगे बाइकार्बोनेट, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्सलेट, इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप से बॉटम आने पे क्या होगी? इंक्रीज होगी, अदरवाइज सबकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बात आ गई समझ में? एकदम क्लियर है? तो लिख लो ये। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके अंदर, वो एग्जाम्पल को आप समझें फिर सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं इसके अंदर। तो हमने क्या देखा था? अल्कली मेटल के क्या थे? BFCHO, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के क्या थे बेटा? BFHOO। हमने यहां पर लिखा आपका Li2CO3, हमने यहां पर लिखा Na2CO3, हमने लिखा K2CO3, हमने लिखा Rb2CO3, CS2CO3। अब देखो टॉप से बॉटम आ रहे हैं, कौन सा सॉल्ट है ये? अल्कली मेटल का कार्बोनेट, कार्बोनेट है ना इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। बात समझ में आ गई? ऐसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, हमने यहां पर लिखा LiF, हमने यहां पर लिखा, हमने लिख दिया यहां पर NaF, हमने लिखा KF, हमने लिखा यहां पर RbF, हमने लिखा CSF। अब बताओ टॉप से बॉटम आने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो ध्यान से देखो, फ्लोराइड है, फ्लोराइड है इसके अंदर, तो यहां पर भी क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी क्या हो गई बेटा? इंक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमने यहां पर लिखा LiCl, क्या लिखा हमने? LiCl, यहां लिखा मैंने आपका NaCl, यहां लिखा हमने KCl, RbCl, CaCl। बताओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो ध्यान से देखो, ये कौन से सॉल्ट है? क्लोराइड। क्या यहां पर क्लोराइड है या नहीं है? क्लोराइड नहीं है ना, तो यहां पर क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी क्या हो गई बेटा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। बात आ गई समझ में? ये क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा। और देखो तुम एग्जाम्पल, हम और एग्जाम्पल की अगर बात करें इसके अंदर, तो बेटा जी ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर लिखा BeCO3, हमने यहाँ लिखा MgCO3, हमने यहाँ पर लिखा CaCO3, हमने यहाँ बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी BaCO3। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या थे ये? अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसकी भी कौन सी सॉल्ट है? कार्बोनेट हैं। तो बताओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो यहां ध्यान से देखो, क्या यहां कार्बोनेट है? नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा आपका? सॉल्युबिलिटी क्या हो गई बेटा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि यहां पर कार्बोनेट नहीं है। ऐसे देखो, मैंने यहां पर लिखा आपका BeO, यहां लिखा MgO, यहां लिखा CaO, यहां लिखा SRO, यहां लिखा BaO। अब पूछा जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कौन से सॉल्ट हैं? ऑक्साइड, और ऑक्साइड में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या हो गई बेटा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। बात आ गई समझ में? सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो तुम, जो सॉल्ट यहां पर है अल्कली मेटल के, सिर्फ इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अल्कलाइन की इनकी बढ़ेगी, इनके अलावा कुछ भी है सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऐसे देखो बेटा, यहां लिखा मैंने आपका BeSO4, यहां लिखा मैंने MgSO4, यहां लिखा मैंने CaSO4, यहां SrSO4, फिर लिखा मैंने BaSO4। तुमसे पूछा जा रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? कौन सा सॉल्ट है ये सॉल्ट है सल्फेट। सल्फेट तो यहां नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई बेटा? डिक्रीज। ऐसे देखो मैंने यहां पे लिखा, यहां लिखा मैंने देखो NaHCO3, यहाँ Li भी लगा दे रहे हैं, चलो यहाँ लिखा बेटा मैंने LiHCO3, यहाँ लिखा NaHCO3, यहाँ लिखा मैंने KHCO3, यहाँ लिखा RbHCO3, CSHCO3। अल्कली मेटल के सॉल्ट हैं। कौन से सॉल्ट हैं? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट चाहे अल्कली का हो चाहे अल्कलाइन का हो, क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या हो गई बेटा? इंक्रीज। इतनी बात आ गई समझ में? एक एग्जाम्पल और देख लो।
फिर बस टॉपिक को ख़त्म करते हैं हम। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, समझ में आपके आ ही गया होगा। हमने यहाँ पर लिखो बेटा, देखा BeC2O4, यहाँ लिखा मैंने MgC2O4, यहाँ लिखा CaC2O4, SrC2O4। ये क्या था? ऑक्सिलेट था। किसका था? अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का अगर ऑक्सिलेट भी है तब भी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक है बेटा, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये ट्रिक तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। जितना बता है इसको अच्छे से पढ़ो। तो आप आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें आप और पढ़ाई करते रहें। ठीक है बेटा, जाओ अब।